अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की वीडियो में हमारे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। और टोटल हमारे इस चैप्टर के अंदर जो टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस हुए हैं वो 4 किस्म के हैं। और वो जो 4 किस्म के वेक्टर्स हैं वो हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, फ्री वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ये 4 किस्म के वेक्टर्स डिस्कस हुए हैं जो कि चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर से क्या मुराद है? देखो, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूनिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यूनिट का मतलब होता है वन, तो आपने याद रखना है इसको वन से ना। यूनिट मीन्स वन। तो एक ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है वन के। एक ऐसा वेक्टर जिसका अपना मैग्नीट्यूड, जो उसकी मिकदार होती है, जो उसकी लंबाई होती है, मतलब सेंटीमीटर हो के न्यूटन हो या जो भी हो, जो नंबर लिखा होता है साथ में वो वन के बराबर होता है, ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और क्या मकसद है एक ऐसा वेक्टर बनाने का जिसकी मिकदार ही एक के बराबर है? तो एक ऐसे वेक्टर का काम होता है किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना। ठीक है जी। तो डेफिनेशन के अंदर आपने इतना ही याद रखना है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी अपनी मिकदार यानी कि मैग्नीट्यूड एक के बराबर है। एक न्यूटन हो सकता है, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, यूनिट चाहे जो भी हो, आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक के बराबर होगा। और क्या मकसद है इसका? इसका मकसद है किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जो भी वेक्टर है उसको डिवाइड करा देंगे उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये मैग्नीट्यूड का निशान है किसी वेक्टर, ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ए। और ये जो लिखा हुआ है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना। अगर मॉड्यूलस का साइन लगा दें, मैग्नीट्यूड को लिखने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप जो है वो ऊपर से एरो का निशानी हटा दो तो भी वो मैग्नीट्यूड बनेगा, नहीं तो एरो का निशान लगा हुआ है तो मॉड्यूलस भी लगा दोगे तो उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी कि अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराऊंगा तो जो आंसर आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा, या हम कह सकते हैं कि वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। ये है असल बात। ठीक है ना। अब खुद सोचो, हर वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। और फिर अगर मैं उसको डिवाइड करा दूं उसी के मैग्नीट्यूड से तो जो मेन चीज़ हमारे पास आएगी वो इसका मतलब बराबर आएगी उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये जो फार्मूला है ये समझ लो यूनिट वेक्टर का भी फार्मूला है और ये डायरेक्शन बताने का ही फार्मूला है। अगर आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करना चाहते हैं तो आप उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो भी हमें नई चीज़ हासिल होगी वो एक्चुअली यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और उसका अपना मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, कभी भी अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हमेशा बराबर आएगा 1 के। तभी हम इसको क्या कह रहे हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। कैसे डायरेक्शन को शो करता है वो भी बताना बाकी है, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। सबसे पहले आपने समझना है कि यूनिट वेक्टर स्पेस में कितने होते हैं। देखो, स्पेस और प्लेन का जो डिफरेंस है पहले आप वो समझो। अभी जो आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ नज़र आ रही है 2 एक्सिस के अंदर। एक तो आपको एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है वो, और दूसरा आपको वाई एक्सिस नज़र आ रहा है। स्क्रीन पे आपको चीज़ें लेफ़्ट और राइट मूव होते हुए नज़र आ सकती हैं या अप एंड डाउन, करीब या दूर आते हुए नज़र नहीं आ सकती। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं प्लेन। जैसे कि वाइट बोर्ड एक प्लेन है, पेपर जो आपकी कॉपी का एक पेपर है वो भी एक प्लेन है। तो ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है मोबाइल फ़ोन की या लैपटॉप पे अगर आप देख रहे हो तो वो जो है प्लेन है। लेकिन स्पेस क्या है? स्पेस ये है कि जहाँ बैठे हुए ज़रा उस कमरे के अंदर आप नज़र दौड़ाओ तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको लेफ़्ट और राइट भी नज़र आएगा, अप एंड डाउन भी नज़र आएगा और करीब और दूर भी नज़र आएगा। तो उसी को हम स्पेस कहते हैं। जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ना जगह, वहाँ पे आपको 3 एक्सिस नज़र आते हैं। एक्स एक्सिस नज़र आता है, वाई एक्सिस नज़र आता है और करीब या दूर के लिए स्क्रीन से ऊपर आता हुआ जेड एक्सिस भी नज़र आएगा या फिर अंदर जाता हुआ माइनस का जेड एक्सिस भी नज़र आएगा। ठीक है जी। जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। देखो, एक्स किस तरफ होता है? एक्स होता है राइट साइड पर। यह आपको नज़र आ रहा है वाई, जो कि ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है। और फिर जो जेड एक्सिस होगा, जो स्पेस में आपको नज़र आता है, वो स्पेस में आपको बाहर की तरफ नज़र आएगा, टूवर्ड्स यू, यानी कि स्क्रीन से ऊपर की तरफ नज़र आता है। अब जाहिर सी बात है आप 2D स्क्रीन पे देख रहे हो तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ा, पर याद रखना जो Z है ये आपकी तरफ आ रहा होगा। और ये वो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके समझ पाएंगे जिन्होंने कभी कोई 3D मूवी देखी हो। तो 3D मूवी जब आप देखोगे ना, 3D मूवी मतलब 3 डायमेंशन वाली मूवी,
तो एक जनरल मूवी के अंदर आप लेफ़्ट और राइट ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए देख सकते हो, ऊपर नीचे मूव होते हुए देख सकते हो, लेकिन करीब या दूर आते हुए नहीं। जबकि अगर आप 3D सिनेमा देखोगे, 3D मूवी देखोगे, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो बॉडी है वो आपके करीब या दूर भी जा रही है, आपको ऐसा लगता है आप वहीं पर ही बैठे हुए हो। तो वही 3D कहलाता है, और यहाँ पर मैं वही कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ। और इसकी बेहतरीन मिसाल होगी, आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उसके आप बिल्कुल कॉर्नर की तरफ देखोगे, तो आपको जो है वो दीवारों, बिल्कुल जो कॉर्नर होगा ना, छत वाला हिस्सा आप अगर देखेंगे टॉप कॉर्नर, तो आपको नज़र आएगा कि एक जो है वो दीवार एक तरफ जा रही होती है, एक्स की तरफ, फिर एक वाई नीचे की तरफ दीवार आ रही होती है, और फिर एक जेड नज़र आता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं जो तीनों एक्सिस होते हैं ना। तो हमने क्या करा, हमने इन्हीं के लिहाज से कुछ यूनिट वेक्टर सपोज करा। अब देखो ये 3D ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैंने बनाया, तो एक्स वाई जेड आपको कैसे नज़र आएगा, एक्स वाई जेड आपको इस 3D ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो एक 3D ऑब्जेक्ट है, जेड आपकी तरफ आ रहा होता है, एक्स लेफ्ट और राइट जा रहा होता है, वाई अप एंड डाउन जा रहा होता है। तो हम हर एक्सिस के लिहाज से एक यूनिट वेक्टर सपोज करते हैं, जिन्हें यूनिट वेक्टर इन स्पेस कहते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हम सपोज कर लेते हैं यूनिट वेक्टर आई, जो कि एक्स एक्सिस के अंदर नज़र आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है ना। अब मैंने एक्सिस मिटा दिया ताकि आपको यूनिट वेक्टर नज़र आ सके। फिर आपको नज़र आएगा इसी एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर वाई, वो आपको कहाँ नज़र आएगा, वो आपको ऊपर की तरफ नज़र आएगा, ठीक है। और फिर एक और अगर आप एक्सिस को देखो तो फिर आपको एक यूनिट वेक्टर नज़र आएगा जो आपकी तरफ आ रहा होगा, और वो यूनिट वेक्टर के कहलाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ। तो अगर कभी भी आपको एक्स एक्सिस को शो करना होगा तो आप यूनिट वेक्टर आई लिखेंगे, और आपको अगर जे को शो करना होगा, अप एंड डाउन शो करना होगा यानी कि वाई एक्सिस को, तो आप यूनिट वेक्टर जे लिखेंगे। और अगर आपकी तरफ आता हुआ, आपके करीब आता हुआ, दूर जाता हुआ शो करेंगे, तो जेड एक्सिस के लिए आपको यूनिट वेक्टर के लिखना होता है, ठीक है ना। तो इन 3 यूनिट वेक्टर्स की मदद से हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर कर सकते हैं बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ, जो मैं आपको आगे इस लेक्चर में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिट वेक्टर सपोज करता हूँ, और वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, लेट से वो हो गया हमारे पास एक यूनिट वेक्टर ए, और मैं इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू को बताता हूँ कि ये बराबर है 3i के। तो अब 3i का क्या मतलब होगा, 3i का मतलब होगा कि जिस वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ ए वेक्टर की, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है। और i का मतलब वो कौन सी तरफ होगा, वो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस किस तरफ होता है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे होता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर, जो भी 3 होगा वो इस तरफ होगा। यानी कि यूनिट वेक्टर ए को देखो, मैं इस वेक्टर ए को ड्रॉ करने के बजाय अगर मैं सिर्फ लिख भी दूँ तो पढ़ते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा भाई इसकी मिकदार 3 के बराबर है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख दूँ, मैं लिख दूँ एक भाई वेक्टर है -6i के बराबर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देखो मैग्नीट्यूड तो बराबर है 6 के, यानी कि जो भी होगा 6 सेंटीमीटर 6 किलोमीटर, लेकिन -i लिखने का मतलब ये है कि ये होगा टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने देखा किस तरीके से इस यूनिट वेक्टर i ने हमारी मदद करी, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है। यही हमारा काम है बेसिकली, जो मैं कह रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर शो कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ऐसे करके बना हुआ है, एक यूनिट वेक्टर एक वेक्टर f है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है x और y दोनों में। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो वेक्टर f को लिखा हुआ होगा फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि हम ये देखते हैं कि ये x में कितना है और y में कितना है। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं कि 3i + 4j, यानी कि x एक्सिस में देखा जाए तो उसकी मिकदार 3 आ रही है और वो i और j दोनों में। तो जिस भी यूनिट वेक्टर के अंदर आप i और j देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि i जो है इसका मतलब x एक्सिस की तरफ और j मतलब y एक्सिस की तरफ, तो ये वेक्टर उनके दरमियान में कहीं पर होगा। तो i और j की मदद से मैंने एक वेक्टर f को शो कर दिया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर v है और वेक्टर v में लिख रहा हूँ 2i और +k कर देता हूँ। अब इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो वेक्टर v है वो कौन कौन से एक्सिस में है। i का मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस में है और k का मतलब पॉजिटिव z एक्सिस में है, ठीक है ना। अब बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि जो यूनिट वेक्टर है ये x और z दोनों में होगा। और फिर बहुत सारे वेक्टर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें तीनों एक्सिस लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2i + 3j और प्लस का 5k। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये x, y और z तीनों एक्सिस के अंदर मौजूद है। तो i, j, k की मदद से कितनी आसानी के साथ हम बिना वेक्टर को बनाए शो कर सकते हैं। और यही मैंने आपको बताया ना कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना। तो जब भी हम इस तरीके से वेक्टर्स लिखते हैं i और j या k, तो हमें पता लग जाता है कि ये वेक्टर कौन से एक्सिस में है और कौन सी डायरेक्शन में। ठीक है जी। सो ये हो गई पूरी बात
यूनिट वेक्टर के हवाले से। सेकंड हम देखते हैं नल वेक्टर। जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो नल वेक्टर है। व्हाट इज़ नल वेक्टर? फिर दोबारा बात है, आपने नल से याद रखना है। नल का मतलब होता है ज़ीरो या एम्प्टी, खाली। नल वेक्टर यानी कि ज़ीरो वेक्टर। क्या मतलब हो गया इसका? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है ज़ीरो के। एक ऐसा वेक्टर जिसका अपना मैग्नीट्यूड ज़ीरो के बराबर है, एक ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे भी वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 के बराबर था और नल वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के बराबर है। पर ज़रूरत क्या है ज़ीरो वेक्टर की? एक ज़ीरो वेक्टर की डायरेक्शन तो डिफाइंड हो ही नहीं सकती। देखो बात को समझना, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मिकदार नहीं है, 0 के बराबर है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोले कि बताओ नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे यार उसकी तो मैग्नीट्यूड ही नहीं होता, मिकदार ही नहीं होती, तो डायरेक्शन भी नहीं होगी। लेकिन जहाँ आपने कहा कि नल वेक्टर की डायरेक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब वो तो स्केलर हो गया, क्योंकि अगर आप उसे वेक्टर कह रहे हो तो इट मीन्स इट शुड हैव अ डायरेक्शन, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए। बट क्योंकि वो नल वेक्टर है तो हम हमेशा कहते हैं कि जो डायरेक्शन है नल वेक्टर की वो अनडिफाइंड है, अननोन है, हमें मालूम है नहीं, पर उसकी डायरेक्शन ज़रूर होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। अच्छा जी, ये जो वेक्टर है ना, बेसिकली ये अपीयर कब होता है? ये अपीयर होता है एज अ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट वेक्टर्स। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं बट अपोजिट हैं इन डायरेक्शन के अंदर, तो नतीजे में जो हमें हासिल होगा उसे हम नल वेक्टर कहेंगे। मतलब कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है और पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एंटी पैरेलल हैं। अगर फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इस तरफ है तो वेक्टर बी उसी मिकदार में इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आंसर आना चाहिए? अब आप बोलोगे ये वेक्टर है 3 सेंटीमीटर का इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो लेट्स से मैं इसको बोलूँगा कि ये है वेक्टर 3i और ये इस तरफ आ गया, मिकदार बराबर है वेक्टर बी, तो इसको बोलेंगे -3i। अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो +3i -3i क्या हो जाएगा? अगर आप लिखोगे 0 तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, वेक्टर में से वेक्टर माइनस होगा तो आंसर स्केलर कैसे आ सकता है? ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो एक नंबर है। तो कहने का मकसद यही है कि नल वेक्टर का जो काम है वो ज़ीरो को रिप्लेस करना है। जैसे नंबरों में ज़ीरो काम करता है वैसे ही वेक्टर्स में काम करता है हमारे पास नल वेक्टर। तो देखो मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा, बल्कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है नल वेक्टर। 0 के ऊपर एरो भी हमने लगाया हुआ है, ओ के ऊपर एरो लगाया हुआ है, तो वो नल वेक्टर को जाहिर कर रहा है। एक्चुअली नेचर कभी चेंज नहीं होता ना, आप याद रखो, वेक्टर में वेक्टर को ऐड करोगे तो आंसर भी एक नया वेक्टर आएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड करा और आंसर जो है वो स्केलर आ गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब अगर एक रूम के अंदर 4 डेस्क्स और 10 चेयर्स हैं तो बताओ टोटल कितनी चेयर्स हो गई? 4 डेस्क्स और 10 चेयर्स हैं तो टोटल कितनी चेयर्स हो गई? ऑब्वियस ही बात है, चेयर्स तो 10 के ही बराबर होंगी ना, ऐड थोड़ी कर देंगे। दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को ना हम ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, और ना ही दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के सब्ट्रैक्शन से हमें आंसर डिफरेंट नेचर का आएगा। मतलब मैं अगर बोलूँ कि भाई आपके पास 5 चेयर्स हैं उसमें से 4 निकालो, तो बताओ कितनी डेस्क्स बची? आप बोलोगे ये क्या बेवकूफ़ वाली बात हो गई। नेचर चेंज नहीं होता। तो याद रखिए, एक वेक्टर में अगर उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, तो नतीजे में जो आंसर आता है वो कहलाता है नल वेक्टर। और यकीनन उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है जो कि हमें नहीं मालूम है, अनडिफाइंड है। तो ये मकसद है नल वेक्टर का। जैसे कि आप देखो, अगर यहाँ पर ये ओ नल वेक्टर है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, उसका आई वाली वैल्यू भी, यानी कि जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो भी 0 के बराबर है, जो वाई कॉम्पोनेंट है वो भी 0 के बराबर है, जो जेड कॉम्पोनेंट है वो भी 0 के बराबर है। सही ना? सारे के सारे मैग्नीट्यूड्स का 0 होना ज़रूरी है, तभी आप देखेंगे कि जो वेक्टर है नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर आएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है तीसरा वेक्टर जो कि है फ्री वेक्टर। इसको समझना ही बहुत ज़रूरी है और इसके तो नाम से ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। ये मुफ्त वाला फ्री नहीं है बेटा, ये आज़ाद वाला वेक्टर है। ठीक है ना? ये फ्री आज़ाद वाला है। एक ऐसा वेक्टर जिसे कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं स्पेस के अंदर, उसे कहते हैं फ्री वेक्टर। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसे मैं जहाँ चाहूँ बना सकता हूँ स्पेस के अंदर। बस ध्यान ये रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे। उसको आप कहीं भी डिस्प्लेस करा सकते हो, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप आज़ाद हैं, आप फ्री हैं, तो इसका मतलब आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन आप ही जाएंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए जाएंगे।
ठीक है ना। तो रूल क्या है वेक्टर का? वेक्टर का रूल ये है कि वेक्टर की डायरेक्शन और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता। उसको सेम रखते हुए आप चाहे उस वेक्टर को कॉपी कर टॉप पे बनाओ, बॉटम पे बनाओ, दरमियान में बनाओ, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का सेम रहना ज़रूरी है। एक वेक्टर है जिसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा, पोजीशन, वो फ्री नहीं होता। बाकी सारे के सारे वेक्टर जो आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं और आगे पढ़ोगे वो सारे के सारे फ्री वेक्टर कहलाएंगे सिवाय एक वेक्टर के, वो पोजीशन वेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और यहाँ पर ओरिजिन है, ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ए बनाया, ठीक है ना। मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि आप वेक्टर ए बनाइए, जो भी उसकी डायरेक्शन है मैंने बताई और मैंने उसकी मिकदार बताई तो आपको वेक्टर ए नज़र आ गया। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वेक्टर यहीं पर ही बनाया जाए कॉपी के ऊपर, बल्कि सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखते हुए हम इसे कहीं भी और मूव करवा सकते हैं, डिस्प्लेस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी तो वेक्टर ए ही है, सही ना, ये भी वेक्टर ए है जिसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ करके बना लिया और मैं चाहूँ तो मैं इधर डिस्प्लेस करा दूँ, ये भी वेक्टर ए कहलाएगा। तो आप देखो इस वेक्टर को मैंने इसके पैरेलल इधर भी डिस्प्लेस कराया, इधर भी डिस्प्लेस कराया, ठीक है, या इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा सकते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जिसे आप स्पेस में जहाँ भी चाहो ड्रॉ करो, तो एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं फ्री वेक्टर। और जैसा कि मैंने बताया पोजीशन वेक्टर के अलावा सारे ही वेक्टर फ्री होते हैं। पर पोजीशन वेक्टर क्या है? यह आखिरी वेक्टर है जो हम लोगों ने समझना है। नाम से जाहिर है पोजीशन यानी कि जगह। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हमेशा स्टार्ट होता है ओरिजिन से, जहाँ पे एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्सिस एक पॉइंट होता है ग्राफ के अंदर, उसे ओरिजिन कहते हैं या फिक्स पॉइंट। ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं जो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो। पर उसका काम क्या है? इसका काम है टू शो द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट और एनी अदर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की मदद से हम किसी दूसरे वेक्टर की या पॉइंट की पोजीशन को जाहिर कर सकते हैं और एक्चुअली यही वजह है कि इसका नाम है पोजीशन वेक्टर, वरना इसको पोजीशन वेक्टर ही क्यों बोला जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जैसे मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस और ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये पॉइंट होता है ओरिजिन, वो उसे शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है। अब अगर मैं ए की पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो यहाँ से लेके ओ से लेके ए तक हम एक लाइन बनाएंगे, एक वेक्टर बनाएंगे जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। देखो ओरिजिन से लेके ए तक का एक पॉइंट बन गया और उसको हमने नाम दे दिया आर ए। आर ए का मतलब एक ऐसा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, जो कि कौन से पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, पॉइंट ए की पोजीशन बता रहा है। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी। अब अगर मैं बोलूँ बताओ भाई ओरिजिन के लिहाज से कहाँ है, तो एक सीधा सा तरीका है, आप ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जो कि स्टार्ट ओरिजिन से होगी वो आप बी तक बना दो, आपको पता लग जाएगा। ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर बी, यानी कि पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है। तो अब ये फ्री नहीं है, देखो पोजीशन वेक्टर फ्री नहीं है। इसके लिए शर्त है कि ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो हम डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं वो भी हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही करते हैं। सही है। अब मैं आपको एक और फ़ायदा बताऊँ पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर की मदद से आप दो पॉइंट्स के दरमियान का वेक्टर भी पता कर सकते हो और डिस्टेंस भी पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ अभी बताओ ए से लेके बी तक का फासला कितना है, तो एक बड़े आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ए से लेके बी तक एक वेक्टर बनाओगे और आर ए और आर बी को मदद करते हुए आप ए से बी तक का आंसर निकाल सकते हो। कैसे? अगर आप गौर से देखो तो ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है इसके हेड से रेड वाले वेक्टर की टेल मिली हुई है, बिल्कुल जैसे हेड टू टेल रूल में होता है, मैंने वीडियो लेक्चर में समझाया था आपको। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ब्लू वाला वेक्टर आ रहा है ये बिल्कुल ऐसे ज्वाइन हो रहा है जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ए है आर ए, पोजीशन वेक्टर ए, वो एक्चुअली किस में ऐड हो रहा है, वो ऐड हो रहा है ए से बी तक के डिस्टेंस में। और नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, आर बी हमें मिल रहा है, क्योंकि लग ऐसी रहा है जैसे कि इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। यानी कि अगर मुझे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस चाहिए तो वो ईजिली आ सकता है। कैसे? मैं माइनस कर दूंगा आर बी में से आर ए को। तो अगर किसी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस कर दूं पोजीशन वेक्टर को, तो नतीजे में हमें दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी मालूम हो सकता है यूजिंग पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर और उनको इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है, आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।